तो ये आप ये कर सकते हैं कि आप इस साइड पर भी h1 को मल्टीप्लाई कर दें और m के साथ भी h1 को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने ये क्या कि एक ही साइड पर h1 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट आपने उसको इस तरह से इसकी फॉर्म बनानी है ताकि एक फॉर्मूला जो है वो बन सके। देखिए h2 के नीचे आपने h1 को लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और h1 के नीचे जो है वो आपने लिखना है h को, यानी कि h1 के नीचे h आ जाएगा और h2 के नीचे h1 आ जाएगा। यहाँ से होगा क्या, तो अगर आप देखें जो h1 ओवर h है, आप अपनी बुक में देखें जो h1 है वो आपके पास क्या है, साइज ऑफ द इंटरमीडिएट इमेज है। और अगर आप h देखें तो वो आपकी बुक में बताया हुआ है कि वो क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट की जो रेशियो है वो क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको मैग्निफिकेशन है ये किसकी वजह से मिल रही है, ऑब्जेक्टिव की वजह से मिल रही है। तो इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि h2 ओवर h1 इज इक्वल टू साइज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज। सॉरी, यहाँ पर ये साइज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज है और ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशियो है वो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। यहाँ पर ये आपने ओ क्यों लगाया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से आपको मैग्निफिकेशन मिल रही है। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका m0 या mo इज इक्वल टू h ओवर h1 ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। सेम इसी तरह से पहले हमने h1 ओवर h को देखा, अब हम देखेंगे h2 ओवर h जो है वो किसकी रेशियो है। तो जो h2 ओवर h है, यहाँ पर ये देखिए ये h2 अगर आप देखें बुक में तो वो क्या है, वो आपके पास है साइज ऑफ फाइनल इमेज और डिवाइडेड बाय h1 आपके पास क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ फाइनल इमेज, अच्छा ये जो h1 है इसको मैंने ऑब्जेक्ट क्यों कहा है, क्योंकि आई पीस के लिए ये वाला जो इमेज है ये तो ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी जो हाइट है वो h1 है, लेकिन हम इसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इस वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए आपने ये परेशान नहीं होना, यहाँ पर ये आपने लिखना है इसको साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी आपको पता है कि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट की जो रेशियो है वो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर होती है और ये मैग्निफिकेशन आपको आई पीस की वजह से मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पर आपने से मेंशन करना है। तो m इज इक्वल टू h2 ओवर h1 हो गया, क्योंकि ये ड्यू टू आई पीस है। तो अब आपने वो जो फॉर्मूला था आपका जिसमें ये वाली सिचुएशंस थी, ये वाली कंडीशंस थी कि h1 ओवर h की जगह पर पुट हो गया जी m0, ये आ गया आपके पास m0, और h2 ओवर h1 की जगह पर आ गया आपके पास me। तो ये मल्टीपल हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो इसका मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन आपको मिल रही होती है वो इतने टाइम्स, मल्टीपल का मतलब होता है इतने गुना, इतना टाइम जो है वो मैग्नीफाई होकर मिल रही होती है। तो अगर आप उसको जूम करके देखें आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, तो उसमें इस तरह का जो है वो फिगर दिया होता है 10 मल्टीप्लाई 2, 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इतने गुना आपको मैग्नीफाई होके मिल रहा होता है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि ये आपके ऑब्जेक्ट को कितना गुना मैग्नीफाई करके दिखाएगा, तो वो यहाँ पर इस तरह से मेंशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट जो है वो आपको पता है कि चाहे आप साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लें या डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लें, तो वो भी आपके पास मैग्निफिकेशन ही होती है। तो यहाँ पर आप जो है वो मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव को Q ओवर P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बड़ी यहाँ पर एक ट्रिकी सी और समझने वाली बात ये है कि आप अगर इस वाली फिगर को देखें तो ये वाली सेम आपने इस तरह की जो डायग्राम है वो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखी थी। और आपको पता है कि ये लेंस के जरिए से जो इमेज बना रहे हैं आंख पर एंगल वो है बीटा। तो ये वाली फिगर और सेम आपको पता है कि आपका जो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये इमेज बन रहा है ये इस तरफ डाउनवर्ड बन रहा है। तो अगर हम इसको कहें कि हम इसको समझने के लिए डाउनवर्ड की जगह हमने इसको अपवर्ड बना के देख लिया, और आपको पता है कि ये वाला जो आपका इमेज था वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है आई पीस के लिए। तो जो आई पीस वाला सारा पोर्शन है वो आपका उसी तरह का नहीं आपको दे रहा
सिचुएशन जैसे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में था, यानी आपने इसको एज ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया और इसको भी आपने ऊपर बना लिया और इस इमेज को भी आपने यहाँ पर बना लिया, बाकी सारे कंपोनेंट्स को आप जरा इग्नोर कर दें और ये आपके पास आई पीस है और आंख जो है वो इस ऑब्जेक्ट को इस आई पीस में से देख रही है और ये आपको क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपको मैग्निफिकेशन मिलेगी, इस आई पीस की वजह से जो मैग्निफिकेशन मिलेगी वो वैसी ही है जैसे आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में ड्राइव की। सिंपल माइक्रोस्कोप वाले में जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला अगर आप उसको याद करें तो वो है 1+d/f। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो आई पीस वाला पोर्शन है उसकी मैग्निफिकेशन और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन सेम है, तो यहाँ पर जस्ट आपने मैग्निफिकेशन के साथ ई लगा देना है क्योंकि ये आई पीस की वजह से मैग्निफिकेशन और इसकी आपने फोकल लेंथ के साथ भी ई मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ME = 1+d/f E हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो आपका किस तरह का बन जाएगा, आप इस m0 की जगह पर Q/P पुट कर देंगे, तो ये आपने पुट कर दिया Q/P और इस ME की जगह पर आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला पर पुट करेंगे 1+d/Fe। तो यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला पुट कर दिया 1+d/Fe। तो अगर आप इस फॉर्मूले को जरा ऑब्जर्व करें तो ये यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है वो इनवर्सली रिलेट कर रही है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हाई मैग्निफिकेशन चाहिए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम होगी। फोकल लेंथ कम कब होती है, जब आपका लेंस जो है वो थिक हो, यानी अगर आपने ज्यादा थिक लेंस यूज किया तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगी, यानी ऑब्जेक्ट आपको ज्यादा एनलार्ज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर की। तो स्टूडेंट्स, रिजॉल्विंग पावर को आपने किस तरह से समझना है, रिजॉल्विंग पावर में आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, R = d/1.22 लैम्डा, ये आपने याद रखना है बस। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो D है ये आपको पता है कि डायमीटर ऑफ लेंस है, तो जो आपकी रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर ऑफ लेंस के। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये इनवर्सली रिलेट कर रही है विद द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, लाइट की वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, लाइट की वेवलेंथ। तो रिजॉल्विंग पावर को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि रिजॉल्विंग पावर ये होती है कि ये ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स को भी माइनर जो आपकी डिटेल्स हैं उनको रिवील करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी जो चीजें उनको डिटेल में बताती है, उनको डिटेल में हमें दिखाती है। यहाँ पर आप देखें कि जो आपकी रिजॉल्विंग पावर है वो डिपेंड कर रही है R is directly proportional to diameter के और R is inversely proportional to wavelength के। ठीक है, तो अगर आप देखें जैसे किसी चीज को अगर आप जूम करके देखें तो ऐसा होना चाहिए कि वो ब्लर ना नजर आए, आप जितना जूम करें आपको उतना इमेज क्लियर नजर आए। तो ये होती है रिजॉल्विंग पावर। जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा अच्छी होती है आप उसको जूम जितना मर्जी कर लें वो आपको और ज्यादा क्लियर इमेज दिखाते हैं। तो यही है रिजॉल्विंग पावर का मकसद। तो इसका मतलब है कि अगर आपने रिजॉल्विंग पावर अच्छी करनी है तो उसके लिए जो लेंस आप यूज करें उसका डायमीटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब इसको मैं समझाती हूँ आपको इन डायग्राम से। आप ये देखें कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज कितना ज्यादा है और ये जो लेंस आपने रखा हुआ है इसका डायमीटर स्मॉल है। तो स्मॉल डायमीटर होने की वजह से जो कुछ रेज हैं वो तो इसमें से पास आउट नहीं हो पाएंगी और कुछ जो लाइट रेज हैं वो इसमें से गुजर जाएंगी और इसमें से गुजरने के बाद जब बेंड होंगी तो इन पॉइंट्स पर जाकर मिलेंगी तो आपको इस तरह का कुछ ब्लर सा इमेज नजर आ रहा है। और अगर इसके मुकाबले में अगर आपका जो लेंस है उसका डायमीटर लार्ज हो, अगर आप देखें तो इसके मुकाबले में इस लेंस का डायमीटर लार्ज है, तो लार्ज डायमीटर होने की वजह से ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली सारी रेज इस लेंस में से गुजरकर बेंड होकर जब एक पॉइंट पर मिलेंगी तो वहां पर जो पड़ने वाला इमेज है वो आपको कितना शार्प और क्लियर नजर आ रहा है। तो यही फायदा है कि अगर आप अपने लेंस का डायमीटर बड़ा रखेंगे तो आपको इमेज शार्प और क्लियर नजर आएगा। और यहाँ पर देखें आपको कितना ब्लर सा नजर आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जो कैमरे होते हैं, कैमरे में भी जो बड़ा कैमरा होता है जिसका डायमीटर बड़ा होता है उसकी रिजॉल्विंग पावर बड़ी अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी जो है वो पिक्चर लेता है।
और यहाँ पर नेक्स्ट दूसरी बात है कि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ का मतलब है कि अगर लाइट की वेवलेंथ स्मॉल है तो आपको रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और आप ये बात जो है वो चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ चुके हैं, 9 में भी पढ़ चुके हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो ब्लू लाइट की स्मॉल होती है। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ अगर स्मॉल है तो उससे मिलने वाली रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर आपको हाई रिजॉल्विंग पावर चाहिए तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो उसका जो डायामीटर है वो क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो लाइट आप यूज़ करेंगे वो कौन सी लाइट यूज़ करेंगे, ब्लू लाइट यूज़ करेंगे। होप सो कि आप लोगों को ये आर्टिकल जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आपने बार बार देखना है। जो पॉइंट्स आप लोगों को एक दफ़ा देखने में क्लियर नहीं हुए वो आपको दूसरी दफ़ा देखने में क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप लोगों का था टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे और